समाचार। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में त्रिपुरा में शांति का माहौल लौट आया है। धार्मिक वातावरण स्थापित हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को मोहनपुर में मंदिर का उद्घाटन करते हुए इसका जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि नवनिर्मित मंदिर के आधार पर राज्य में पर्यटन उद्योग विकसित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में त्रिपुरा में शांति लौटी है। सोमवार को मोहनपुर के शांतिकारी आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि त्रिपुरा में धार्मिक माहौल कायम हो गया है। हमारे एखाने पर्यटनेर क्षेत्रे बाइरेर थेके मानुष आसे, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दर्शने आसेन, কসবা মন্দিরে আসেন, 14 দেবতার মন্দিরে যান, এরকম অনেক মন্দির ত্রিপুরাতে আছে। কিন্তু আমি আশা করব আগামী দিন এই যে মন্দির এখানে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটাও পর্যটকদের কাছে একটা মানে পর্যটনের একটা আশ্রয়স্থল হবে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন সেইভাবে। मुख्यमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई है कि नवनिर्मित मंदिर त्रिपुरा में राज्य के पर्यटन उद्योग के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। 35 বছরে একদিকে যেমন নাস্তিকের পরিবেশ, আরেকদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবেশ আমরা দেখেছি। কোথায় কোথায় বন্দুকের নল থেকে শক্তি, এসব আমরা শুনতাম। আমরা সবাই জানি, দেখেছি কি অবস্থা হয়েছিল। ইয়াং জেনারেশনকে পর পর 2-3টে জেনারেশন আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখেছি। তারা কিন্তু তাদের যে কাজ দেশের জন্য করা, রাজ্যের জন্য যে করা উচিত তারা করতে পারেনি। এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর এবং আমাদের যে সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আপনারা দেখছেন যে আমরা কিন্তু এখন একটা আস্তিকের পরিবেশ এখানে নিয়ে এসেছি। नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की आधारशिला भी रखी गई। शांतिकाली आश्रम के प्रबंधक ने राज्य भर के 21 स्कूलों में लगभग 1500 छात्र पढ़ रहे हैं। आश्रम के फाउंडर चित्ता महाराज को स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने हितों के लिए देश को बांटा है। सोमवार को सिधाई मोहनपुर में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करने गए थे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का संदेश देने के अलावा बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर स्थिति के बारे में भी उन्होंने बात की। एक धार्मिक आयोजना में मोहनपुर में सिद्धेश्वरी काली मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण की तरह एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने की बात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नेता योगी आदित्यनाथ ने अपने राइवल कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने हितों के लिए पहले बंगाल विभाजन और बाद में देश के विभाजन का समर्थन किया था। आदित्यनाथ ने कहा, आरएसएस की 1925 की भविष्यवाणी ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस भारत को विभाजित करेगी, जिससे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होगी और राष्ट्रीय परंपराओं को नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को जानता था कि अगर हम इसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा चलाई गई दुर्बल संधि का शिकार होते रहेंगे तो वे इस देश का विभाजन कराएंगे, हिंदुओं को कत्लेआम कराएंगे और फिर इस देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की जातीय परंपरा को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और वह जो दुस्वप्न था वह सच साबित हुआ। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। और यही नहीं, है तो 1905 में ही बंग भंग के समय आपने देखा होगा, अगर उस समय बंगाल विरोध नहीं करता, क्या स्थिति पैदा हुई थी, क्या करने की साजिश हुई थी। और उस समय बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर हालात में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर देश का न्यूज मीडिया मुखर हो गया है। इस बार योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को सामने लाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर स्थिति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और देश को मानवता के लिए कैंसर कहा।
इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर नजर रखने की आवश्यकता पर बल दिया। देश के हालात क्यों हो रहे हैं, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। कौन लोग इस हालात के लिए जिम्मेदार रहे? 1947 के पहले कौन लोग थे जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं? उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर उस समय के समाज ने, बहनों और भाइयों, उस समय के समाज ने पहले जो आंदोलन किया था 1905 में बंग भंग का जो अंग्रेजों की साजिश थी, जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्रनाथ मंडल ये मिल करके अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है। और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, ये मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान ये मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार 2014 में भाजपा की जीत के पीछे आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 में भी आरएसएस ने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 272 सीटों का आंकड़ा छूने से असफल रही, जिससे आरएसएस ने अपने मुख्य एजेंडे में कुछ बदलाव किए और भाजपा के दबाव में अस्थायी रूप से इसे निलंबित कर दिया। योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर रहना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में अपना कुछ प्रभाव खो दिया है, लेकिन वे कट्टर हिंदुत्व के संदेश में दूर नहीं हैं और खुद को हिंदुत्व का वाहक साबित करने में सक्षम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सोमवार को अगरतला प्रेस क्लब में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू उपस्थित रहे। इस दिन राज्य के कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से एक पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। पुस्तक का शीर्षक त्रिपुरार माटिर उर्वरता परीक्षा फसल चाषबास और गवेषणा है। यह पुस्तक सॉइल्स ऑफ त्रिपुरा का बांग्ला अनुवाद है। यह किताब इंद्रजीत चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। इस दिन राज्यपाल ने अपने भाषण में पुस्तक के महत्व पर भी प्रकाश डाला। Scientific words I could not follow, but in general I could read the book. The charitable quality belonging to the Matabari temple dynasty for a few generations and traditional genealogy, not only the love for agriculture but also the desire to bring all its experiences in the form of a book made me come to this release program. Soil of Tripura. This book is translated into a 2 महीने पहले सीपीआईएम नेता बादल शील पर उपद्रवियों ने हमला किया था। सीपीआईएम नेता ने 12 जुलाई को अंतिम सांसें ली थी। घटना के करीब 2 महीने बाद बादल शील हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बादलशील जो बिलोनिया जिला परिषद के लिए सीपीआईएम के उम्मीदवार थे, उन पर 11 जुलाई की रात चटखोला बाजार में कुछ बदमाशों द्वारा हमला किया गया और चाकू से मारा गया। उन्हें जीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। सीपीआईएम ने आरोप लगाया कि भाजपा के शरारती तत्व इसमें शामिल है। 2 महीने बाद पीआरबाड़ी पुलिस स्टेशन ने मेलाघर और सुनामुड़ा से 2 आरोपियों टिंकू पोद्दार और प्रदीप को गिरफ्तार किया। चोत्ताखोला बाजारे जुलाई मासेर 12 तारीख একটি ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনায় বাদলশীল নামে একজন লোক মারা যায়। তো ওই ঘটনায় কিছু আসামি জড়িত ছিল এবং ওরা দীর্ঘদিন পলাতক ছিল। তো তার মধ্যে আমরা আজকে দুজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। ওদের দুজনের নাম হচ্ছে পিঙ্কু পোদ্দার, বাবার নাম জগদীশ পোদ্দার, বাড়ি চোত্তাখোলা বাজার সংলগ্ন এলাকাতে, এবং আরেকজন হচ্ছে প্রদীপ নম, বাড়ি পিতা বিনোদ বিহারী নম, বাড়ি উত্তর শ্রীরামপুর, পিয়ারবাড়ি থানাধীন। ওদেরকে আজকে আমরা মেলাঘর এবং সোনামুড়া এলাকা থেকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। স্যার, ওদেরকে কি কি মামলায় আপনারা আটক করেছেন? আমাদের কাছে ওদের এগেইনস্টে একটি মার্ডার। पीआरबाड़ी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियां लंबे समय से फरार थे। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। घटना में और कौन कौन शामिल था, यह पता लगाने के लिए जांच अभी तक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। जल जीवन मिशन को लेकर शासन के कई इलाकों में जल संकट चल रहा है। दामचौड़ा में स्थानीय महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर नाकेबंदी की। दामचारा के नरेंद्र नगर इलाके में स्थानीय लोगों ने पानी की मांग को लेकर सड़क अवरोध की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 10 दिनों से साफ पानी नहीं मिल रहा है और पिछले 12 महीने से स्वच्छ पीने के पानी की समस्या चल रही है। स्थानीय लोगों ने विभाग के अधिकारियों से बार बार अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यूज नाउ के संवाददाता किशोर रंजन होरे के जल संकट पर रिपोर्ट देखिए। आज के 10 दिन হইছে আমরা জল পাই না। এসডিপিও রে ফোন করলে পরে এসডিপিও স্যারে কইব ও জল তো দিয়া ফাটাইমু, গাড়ি দিয়া ফাটাইমু, কইয়া কথা শেষ করন যায় না, স্যারে লাইন কাটি দেয়। ऐसे समय पर जब शासन स्तर पर केंद्रीय योजनाओं की सफलता थमने का नाम नहीं ले रही है, सड़क को 180 डिग्री तक अवरोध करने वाली स्थानीय महिलाओं का गुस्से से कहना है कि उन्हें पीने की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारी से कई बार अनुरोध किया है, लेकिन हर बार खाली वादा किया गया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि पीने योग्य पानी की व्यवस्था न होने तक अवरोध जारी रहेगा। जल संसाधन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया, जबकि पुलिस ने सड़क जाम की सूचना मिलते ही स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने जल संकट के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पिछले 33 दिनों में राज्य के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 हत्याएं, 6 बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आ चुकी है। आत्महत्या के लिए उकसाने के 3 मामले भी दर्ज किए गए हैं। जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है, वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध का यह आंकड़ा सरकार के दावे की खिल्ली उड़ा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई निवनतम जानकारी के अनुसार त्रिपुरा जनसंख्या के मामले में पूर्वोत्तर में पहले स्थान पर और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में देश में 6ठे स्थान पर है। एनसीबी की अंतिम प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 2432 मामले दर्ज कराए गए। 2020 में कुल 165 बलात्कार के मामले दर्ज कराए गए। 2021 में 152 और 2022 में 140। दहेज से संबंधित मौतों के मामले 2020 में 23 थे, 2021 में 22 और 2022 में 25। छेड़छाड़ के मामले 2020 में 178, 2021 में 126 और 2022 में 123 थे।
महिलाओं के अपहरण के मामले 2020 में 110, 2021 में 115 और 2022 में 93 दर्ज कराए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले 33 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या के 4 मामले दर्ज कराए गए। इस दौरान 6 बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की खबरें भी आई। प्रेरित आत्महत्या के कुल 3 मामले दर्ज कराए गए। राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और मामले की तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना भी की गई, विशेष रूप से नाबालिगों के मामले में। हाल ही में विधानसभा में बताया गया कि नए आपराधिक कानून के लागू होने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों को प्रशिक्षण दी जा रही है। इन सब के बावजूद राज्य और नेशनल मीडिया में सवाल उठ रहा है कि त्रिपुरा में महिलाओं के खिलाफ अपराध में मामले कैसे दर्ज कराए जा रहे हैं। हालांकि महिलाओं से जुड़े अपराधों के ज्यादातर मामले सामाजिक अपराधों में शामिल होते हैं, लेकिन सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि जीरो टॉलरेंस नीति के साथ समाज में जमीनी स्तर पर कानून को सख्ती से लागू करने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।